नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शासक का शासनकाल तो हम बताते हैं आपको, शासनकाल तो लिखा हुआ है, तो आप कॉमन सेंस नहीं लगाइएगा, कॉमन सेंस आपको लगाना होगा ना हो। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक वर्षों तक शासन रहा है, पूछा जा सकता है। और देखिए फिरोज शाह तुगलक और इसमें मुश्किल से 1 साल का अंतर रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक और इसमें फंसिएगा तो एकदम जुड़वा दिए हैं हम। तो आप एकदम स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सभी सुल्तानों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा बहलोल लोदी। नीचे से स्टार मार के एक लाइन लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक ही फोन में लॉगिन होगा, आपको जिस फोन में लॉगिन करना है कीजिए, एक ही में होगा, 5 फोन में लॉगिन नहीं होगा। और इसमें देखते हैं, थोड़ा सा हमको भी चीजों को समझने दीजिए, ठीक है, लेकिन एक आईडी से एक ही बच्चा पढ़ पाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे, एक ही फोन में होगा, अपना आईडी किसी को शेयर नहीं कर सकते, शेयर कीजिएगा तो हाँ चलिए लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सभी सुल्तानों में, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सभी सुल्तानों में सबसे लंबा कार्यकाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सभी सुल्तानों में, सभी सुल्तानों में, सभी सुल्तानों में सबसे लंबा कार्यकाल बहलोल लोदी का रहा है, बहलोल लोदी का रहा है, बहलोल लोदी का रहा है। चलिए अब सुनिएगा, यहां पर आइएगा, देखिए जो आपको लोदी वंश है, लोदी वंश के जो शासक है, जो आपको लोदी वंश है, लोदी वंश के जो शासक है वह आपको मूलतः अफगानी मूल का था, अफगानी मूल का, मूलतः ये लोग अफगानी मूल के थे, अफगानी मुसलमान थे, अफगानी मूल के थे, अफगानी मुसलमान थे। इससे पहले जो सैयद, तुगलक, खिलजी, गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया, वे तुर्की मुसलमान थे, निम्न किस्म के तुर्की मुसलमान थे या उच्च किस्म के तुर्की मुसलमान थे, लेकिन वे लोग तुर्क मुसलमान थे, तुर्क मुसलमान थे, तुर्क मुसलमान थे, और ये अफगानी मूल का मुसलमान था। तो मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अफगानी वंश, लोदी वंश को अफगानी वंश भी कहा जाता है, और इसे प्रथम अफगानी वंश कहा जाता है। और इसके बाद शेरशाह सूरी ने जो सूरी वंश के शासन की स्थापना की थी, शेरशाह सूरी भी मूलतः अफगानी मूल का ही था, तो शेरशाह सूरी ने जो सूरी वंश के शासन की स्थापना की है उसे द्वितीय अफगान साम्राज्य कहा जाता है, उसे द्वितीय अफगान साम्राज्य कहा जाता है। तो गौर कीजिएगा आप, लोदी वंश को प्रथम अफगानी साम्राज्य कहा जाता है, और प्रथम अफगानी साम्राज्य यानी लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। वही भारत के भीतर जो द्वितीय अफगानी मूल का राजवंश है वह सूरी वंश है, मुगल काल में पढ़ेंगे सूरी वंश, और सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की है, इसलिए शेरशाह सूरी को द्वितीय अफगानी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, शेरशाह सूरी को द्वितीय अफगानी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? भारत में एगो अफगानी वंश का साम्राज्य लोदी वंश और दूसरा सूरी वंश, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी यानी प्रथम अफगानी साम्राज्य के संस्थापक बहलोल लोदी, और द्वितीय अफगानी साम्राज्य सूरी वंश, सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी, अर्थात द्वितीय अफगानी साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहलोल लोदी भी एक ऐसे शासक हुए जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, 2 बार हुआ। मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 2 शासक हैं जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, एक फिरोज शाह तुगलक और दूसरा बहलोल लोदी, एक फिरोज शाह तुगलक और दूसरा बहलोल लोदी। अब देखिएगा कि इस वंश में जो 3 गो शासक हुआ उसमें 2 गो शासक, शुरुआती 2 गो शासक, और ध्यान दीजिएगा ये सभी एक दूसरे के पिता पुत्र थे, बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी, क्योंकि उस समय में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन था, राजा शासन करते थे वंशानुगत तौर पर। ये जो दुन्नू है बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी, जब ये दोनों के विषय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों अपने सरदारों का, सरदार मतलब उनके दरबार के जो अधिकारी थे, अधिकारी थे। यहां पर सरदार शब्द का प्रयोग इसलिए हो रहा है, बहलोल लोदी के दरबार के जो अधिकारी थे, सिकंदर लोदी के दरबार के जो अधिकारी थे, ये दोनों अपने सरदारों का बहुत अधिक सम्मान किया करता था, बहुत अधिक सम्मान किया करता था, और ये दोनों अपने सरदार को माथा पे बैठा के रखता था, यही समझिए ना, माथा पे बैठा के रखता था। सिकंदर लोदी के विषय में
तो इतिहासकार यहां तक लिखते हैं, सॉरी बहलोल लोदी के विषय में तो इतिहासकार यहां तक लिखते हैं कि जब कोई सभा का आयोजन होता था, जब कोई प्रोग्राम होता था, तो उस समय अगर बहलोल लोदी के सरदार उठकर खड़ा होता था तो ये भी उठकर खड़ा हो जाता था और सरदार का इतना अधिक सम्मान करता था कि बहलोल लोदी गद्दी पर जाकर बैठवे नहीं करता था, बल्कि एक गलीचा कोना में जाकर बैठता था। जैसे मान लीजिए यहां गद्दी है, इधर कोना है, इधर कोना है, तो गद्दी पे नहीं बैठता था, या तो उधर बैठता था या इधर बैठता था। मतलब दिखाता था हम सरदार का बहुत सम्मान करते हैं, और सच में ये सरदार का सम्मान करता था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सभी इतिहासकार इसको लेकर के एक मत है, और ये अपने सरदार को मकसद अली कहकर पुकारता था, मकसद अली। और इनका पुत्र जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी भी उन्हीं के रहमो कदम पर चले, उन्हीं के रास्ता पर चले, और सिकंदर लोदी भी अपने सरदार का काफी सम्मान किया करता था। और सिकंदर लोदी कहते हैं कि अगर मैं अपने सरदार को यह कह दूं कि किसी पालकी में गुलाम बैठा है और उस गुलाम व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो हमारे सरदार कभी मना नहीं करेंगे, बल्कि हमारे आदेश पर हमारे सरदार हमारे गुलाम तक को पालकी में बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता। पालकी होता है जैसे पुराना जमाना का सिनेमा देखेंगे ना, अब तो सिनेमा सब में शादी ब्याह होता है, तो जो लड़की विदाई होता है अब तो कार से लड़की जाती है, क्या जी है कि ना। अब पुराने जमाने में कार उर नहीं रहता था, कार उर नहीं ना था, पुराने जमाने में पालकी होता था, ठीक है। हाँ डोली भी कहा जाता है उसको, हाँ डोली भी कहा जाता है उसको। और जो है आपको यानी उसमें बैठने का जगह होता था, और 4 लोग जो है, 2 लोग है, 2 आगे 2 पीछे नो, 4 नो। अब पालकी होता है, एक बात बताइए 2 लोग कैसे उठा लेगा? 2 तरफ होता है पकड़ने वाला, आगे से उठाएगा, पीछे से क्या करेगा? कम से कम 4 लोग। पालकी समझ रहे हैं ना आप लोग, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम लोदी जब सुल्तान बना ना, इन्होंने सरदारों का सम्मान करना बंद कर दिया, सरदारों को अपमानित करने लगा। और ये कहा करता था, क्या कहा करता था जानते हैं? राजा का अपना कोई सगा नहीं होता, ये कहता था, समझ गए? इब्राहिम लोदी ये कहता था कि राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है, और यही कहते हुए अपने सरदार का अपमान किया। मतलब इनके जो अधिकारी थे, इनके चाचा भी इनके अधिकारी थे, इनके सरदार थे, इनका भाई भी इनका अधिकारी था, इनका सरदार था, तो अपने चाचा को भी अपमानित किया, अपने भाई को भी अपमानित किया। मतलब अपने पूरे सरदार, उनके सरदार की टोली में जो भी लोग था सबको अपमानित किया, और यही कहा करता था कि राजा का अपना कोई सगा नहीं होता, और सबको अपमानित किया। तो सरदार वर्ग के लोग इनसे ना खुश हो गए, और जब बाबर आक्रमण किया, सरदार साथ नहीं दिया, और साथ नहीं दिया, हार गया, मारा गया। अगर ये भी अपने पिता और दादा के रास्ते पर चलते, तो हमको लगता कि कुछ और स्थिति होता भारतीय इतिहास का। लेकिन इतिहास में जो हुआ वही मान्य है, होगा वो मान्य नहीं है। तो एक तो ये बात बता, एक तो ये पहलू हुआ। बहलोल लोदी जब शासक बने, तो शासक बनने के बाद इन्होंने सिक्का चलवाया, और इन्होंने सिक्का जो है अपने नाम से चलवाया। इन्होंने सिक्का चलवाया और इन्होंने सिक्का जो है अपने नाम से चलवाया, जिसे बहलोल नामक सिक्का कहा गया। और बहलोल नामक जो सिक्का है वह चांदी का सिक्का हुआ करता था, चांदी का सिक्का हुआ करता था। और ये यानी बहलोल लोदी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर कई सारे अभियान किए। उन अभियानों में बहलोल लोदी ने 1476 ईस्वी में जौनपुर का अभियान किया। जौनपुर में सरकी वंश के शासन की स्थापना हो चुकी थी। जो जौनपुर है, जौनपुर में सरकी वंश के शासन की स्थापना हो चुकी थी। जब बहलोल लोदी वंश के शासक थे, तो जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण कर हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद बहलोल लोदी ने ग्वालियर का अभियान किया। ग्वालियर 1486-87 में ग्वालियर का अभियान किया, और ग्वालियर को भी जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। ग्वालियर अभियान के दौरान ही इन्हें लू लग गया था। लू समझते हैं? लू लग गया था, गर्मी के दिन में लगता है। लू लग गया था, और लू लगने के कारण जब ये ग्वालियर अभियान से लौट ही रहे थे दिल्ली, उसी दौरान उत्तर प्रदेश के मिलावली नामक स्थान पर
बहलोल लोदी का निधन हो गया और बहलोल लोदी के निधन होने के बाद, बहलोल लोदी के निधन होने के बाद जो है अगले सुल्तान सिकंदर लोदी बने। अगले सुल्तान सिकंदर लोदी बने। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517, 1489 से 1517। चलिए चलिए अब आइएगा आगे, क्या बोल रहे थे? सिकंदर लोदी बताना। सिकंदर लोदी, देखिए सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम खां। निजाम खां। और निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। और जो सिकंदर लोदी था ये पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम महान शासक हुए। अंतिम शासक नहीं, अंतिम महान शासक। पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम महान शासक जो है आपको सिकंदर लोदी हुए। सिकंदर लोदी हुए। सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1504-5 ईस्वी में आगरा नामक शहर को बसाया था। आगरा, जो आगरा शहर है इसी के द्वारा बसाया गया था, आगरा। और सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। अपनी राजधानी आगरा को बनाया। और यह आगरा मुगलों की राजधानी रही थी। मुगलों की राजधानी आगरा ही रही थी। मुगलों की राजधानी जो आगरा रही थी उस शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। और सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने ही बनाया। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कौन ऐसे शासक हुए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, कौन ऐसे शासक हुए जिन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाई? तो आगरा को राजधानी बनाने वाला है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी में थोड़ा कट्टरता था, कट्टरता की भावना था हिंदुओं को लेकर। और इनके भीतर हिंदुओं को लेकर ही कट्टरता की भावना नहीं थी, बल्कि इस्लाम को लेकर भी कट्टरता की भावना थी। इस्लाम को लेकर भी कट्टरता की भावना थी। और सिया मुसलमान को लेकर इनके भीतर कट्टरता की भावना थी। सिया मुसलमान, ये खुद सुन्नी मुसलमान था। देखिए जैसे आपको हिंदू मुसलमान एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, दुश्मन मानता है, वैसे ही सिया और सुन्नी दोनों में और ज्यादा कट्टरता है, बहुत कट्टरता है दोनों में। मुहर्रम समझते हैं? मुहर्रम, तजिया समझते हैं? मुहर्रम में तजिया निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है। करबला के मैदान में, इराक के करबला के मैदान में सिया और सुन्नी के बीच युद्ध हुआ था और भारी संख्या में सिया मारे गए थे। और उन्हीं के स्मरण में मुहर्रम मनाया जाता है और मुहर्रम में तजिया निकाला जाता है। और आप देखते होंगे जब तजिया निकाला जाता है तो जो सिया मुसलमान है वो अपने शरीर को काफी कष्ट देता है। तार का यानी कोड़ा होता है, उससे अपने शरीर पे मारता है, समझिए शरीर से ब्लड निकल रहा होता है, बहुत ज्यादा कष्ट देता है। ये सब चीज आपको तजिया में देखने को मिलेगा, तजिया में देखने को मिलेगा। तो इन्होंने मतलब सिकंदर लोदी ने देखिए क्या क्या किया। हिंदू धर्म के लोगों को प्रकृति में भी आस्था है, प्रकृति में भी, नेचर में भी आस्था है। हिंदू धर्म के लोगों को कैसे प्रकृति में आस्था है? प्रकृति में इस रूप में आस्था है कि आप देखेंगे हम लोग, जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं, नदी को भी पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, गंगा जल का प्रयोग यज्ञ में नहीं करते हैं। और ये जो छठ हो रहा है, सूर्य देवता को जो आप अर्घ देते हैं, नदियों में न जाकर के देते हैं जी। और सूर्य भी क्या है? प्रकृति ही ना है जी, नेचर ही ना है। क्या सूर्य को कोई मानव बनाया है, कोई वैज्ञानिक बनाया है? कोई मानव, कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया सूर्य चंद्रमा को, समझ गए? ये सब नेचर है। और ऐसे ही हिंदू संस्कृति को काफी शानदार संस्कृति नहीं माना जाता है। बहुत सारी बातें हैं, नेचर की हम लोग पूजा करते हैं। तो आपको जो सिकंदर लोदी है, एक तो हिंदू धर्म के लोग क्या करते थे कि जैसे हिंदू धर्म में देखेंगे लोग देवी देवता को गचता है, फलना काम हो जाएगा तो हम चिल्ला कर देंगे, ढकना काम हो जाएगा तो हम फेंकना कर देंगे, समझ गए? तो ये सब देवता को घूस देना हुआ, घूस देना। तो आपको जो है हिंदू धर्म के लोग यमुना नदी के तट पर जाकर स्नान करता था और अपना बाल छिलवा लेता था। उन्होंने कहा ना, कोई हिंदू यमुना नदी में स्नान नहीं करेगा और यमुना नदी के तट पर बाल नहीं छिलवाएगा। इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और सिया समुदाय के लोग जो मुहर्रम निकालता है, मुहर्रम पर तजिया निकालता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा ना, मुहर्रम ने मनाया जाएगा, तजिया नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ सिकंदर लोदी ने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा।
सिकंदर लोदी ने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, और उसको तोड़ने के बाद जो पत्थर सब था वो पत्थर सब कसाई को दे दिया। कसाई 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 कहा जाता है जो बकरा हलाल करता है, गाय हलाल करता है, जीव जंतु को हलाल करता है, मुर्गा हलाल करता है, उसी को कसाई कहा जाता है। कसाई को पत्थर का टुकड़ा दे दिया, कहा लीजिए जाइए तौलिए इससे। साथ ही साथ सिकंदर लोदी विद्वान भी था, विद्वान व्यक्ति भी था। हाँ क्या सिकंदर लोदी विद्वान व्यक्ति भी था। उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की उनके शासनकाल में, और भी कई सारे विद्वान थे जो अलग अलग ग्रंथ की रचना किया, जो अलग अलग ग्रंथ की रचना किया। उन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, यानी भूमि की माप करवाई, और भूमि की माप जिस यंत्र की मदद से किया उसे गजे सिकंदरी कहा गया। गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी कहा गया। इनके शासनकाल के दौरान कई सारे ग्रंथों की रचना हुई थी। शासन प्रशासन करते हुए अंत सिकंदर लोदी का निधन 1517 में हो गया। गला के बीमारी के कारण इसका निधन हो गया था। गला के बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोदी का निधन हो गया था। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बहलोल लोदी बना, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी बना। और जो इब्राहिम लोदी है यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुआ, पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुआ। सरदारों का सम्मान नहीं किया करता था, कहा करता था राजा का कोई सगा नहीं होता है। सरदार लोग इनसे काफी नाराज हो गए और इनके सरदारों ने ही बाबर को आमंत्रण दिया। इन्हीं का सरदार बाबर को आमंत्रण दिया था। इनके चाचा थे आलम खान लोदी, फिर इनके एक सरदार थे दौलत खान लोदी। ये लोग बाबर को आमंत्रण दिए कि आप आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। तो इनके सरदारों ने बाबर को आमंत्रण दिया, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी ने, भारत पर आक्रमण करने को लेकर। और इसके अलावा इनका संघर्ष मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ 1518 में हुआ था। 1518 में इनका संघर्ष राणा सांगा के साथ, 1518 में इनका संघर्ष राणा सांगा के साथ खतौली नामक स्थान पर हुआ था, जिस युद्ध को इतिहास में खतौली का युद्ध कहते हैं। और जो खतौली का युद्ध है, खतौली के युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। राणा सांगा भी इनसे परेशान था, तो राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रण दिया कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा सांगा, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा सांगा, ये सभी लोगों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया। और इन लोगों को यह लग रहा था कि बाबर आएगा, लूटेगा और चला जाएगा। ये लोग भ्रम में थे, बाबर आएगा, लूटेगा, चला जाएगा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि बाबर को भी मध्य एशिया में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बाबर भी यह चाह रहा था कि कोई बड़ा क्षेत्र मिले जहां पर आक्रमण करके, जिसको जीत करके वहां पर अपना एक अस्थायी साम्राज्य स्थापित करे, अस्थायी साम्राज्य स्थापित करे। बाबर भी ताक में था, और बाबर ताक में था। बाबर को ऑफर मिल गया, बाबर ने इस ऑफर को स्वीकार किया। और बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। बाबर मात्र 12,000 सैनिक के साथ आया था, मात्र 12,000 सैनिक। जबकि जो आपको इब्राहिम लोदी था, इसके पास लाखों की संख्या में सैनिक था, लाखों की संख्या में सैनिक था। बाबर इब्राहिम लोदी के साथ हरियाणा के पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 को, जिस युद्ध को इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर ने कुछ विशेष युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। और बाबर की सेना प्रशिक्षित और अनुशासित सेना थी। जो बाबर की सेना थी वह काफी प्रशिक्षित और अनुशासित सेना थी, जिस वजह से बाबर की मात्र 12,000 सैनिकों ने इब्राहिम लोदी के लाखों की संख्या में सैनिकों को धूल चटा दिया। और युद्ध में इब्राहिम लोदी के सरदारों ने, अधिकारियों ने, सेनापतियों ने इब्राहिम लोदी को साथ नहीं दिया, जिस कारण इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गए और बाबर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, युद्ध भूमि में ही। और युद्ध भूमि में पराजित होने वाला एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, युद्ध भूमि में पराजित होने वाला एकमात्र सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इस प्रकार इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में मारा गया। और फिर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के शासन को समाप्त किया और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल वंश के शासन को स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल वंश के शासन को स्थापित किया। इस प्रकार पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध एक तरफ दिल्ली सल्तनत के शासन को समाप्त कर रही है, तो दूसरी तरफ मुगल वंश के शासन को स्थापित कर रही है। बाबर जब पानीपत के प्रथम युद्ध से दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर
भारत में मुगल वंश के शासन की स्थापना की घोषणा करी और अपने आप को भारत का शासक घोषित किया, तो राणा सांगा ने बाबर का विरोध किया। कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, आप भारत का कैसे शासक हो जाइएगा, भारत का शासक हम है। राणा सांगा ने बाबर का विरोध किया। बाबर कहा फरियाद लीजिए, कौन है शासक, आप हैं कि हम हैं। राणा सांगा भी कहा ये तो फिरंगी है, विदेशी, हम तो इससे फरियाइए लेंगे। और राणा सांगा का भी मनोबल बढ़ा हुआ था, क्योंकि उससे पहले इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित कर लेता। तो राणा सांगा ने बाबर की चुनौती को स्वीकार किया और फिर दोनों के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। और उस खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और कहा अब बताइए कौन है शासक। तो बाबर खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करके अपने आप को भारत का शासक फिर से घोषित कर दिया। तो राणा सांगा का एगो बहुत विश्वसनीय अधिकारी, जैसे माहिष्मती साम्राज्य का कटप्पा ना जी, हाँ मूवी देखे हैं लेकिन मूवी बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है हमको, ठीक है। हम भी साउथ का मूवी ज्यादा देखते हैं तो टीवी पे हमेशा वही मूवी सब लगा रहता है, देखे हैं बहुत बार लेकिन याद नहीं रहता है बहुत ज्यादा। कटप्पा कितना विश्वसनीय। वैसे ही राणा सांगा का सबसे विश्वसनीय अधिकारी मेदिनी राय कहा बाबर को राणा सांगा को पराजित किया, हमको पराजित करके दिखाइए तब हम आपको भारत का शासक मानेंगे। बाबर का तुम भी आइए जो तुमसे भी निपटिए लेते हैं। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को भी पराजित कर दिया। उसके बाद बिहार के क्षेत्र में अफगानी मूल का कुछ शासक शासन कर रहा था, कहा हम आपको नहीं मानते हैं शासक। बिहार बंगाल शुरू से ही राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय रहा है, चीजों का विरोध किया है। बिहार बंगाल के लोग हमेशा चीजों का विरोध किया है, चाहे सामने कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिहार बंगाल के उस समय के शासकों को और आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हमारे खून में ऐसा विरोध करना हमारे खून में है। और बिहार में अफगानी मूल का शासन था, महमूद खिलजी शासक थे। महमूद खिलजी कहा आप होंगे दिल्ली के शासक, बिहार बंगाल के ना है। कहा तुमको भी अधीनता मानना पड़ेगा। बाबर कहेगा तुम कैसे ना मानेगा। बाबर ने घाघरा के युद्ध में 1529 में महमूद खिलजी को पराजित किया और सबको अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। अब 1530 में खुदे टपक गया, समझे। इसे आगे मुगल वंश में देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हुआ, मुगल वंश के शासन की स्थापना हुई। तो अब देखिए अब आपका काम क्या है, एक बार रीडिंग मारना, फिर याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अंदर ला दिया और पढ़ लिए हो, पढ़ लिए। आइए तो याद करते हैं।
आइए याद करते हैं अब। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन? लोधी वंश का शासन कब से कब? लोधी वंश में कुल कितने शासक हुए? कौन कौन? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और लोधी वंश के जो शासक थे किस मूल के थे? किस मूल के? अफगानी मूल के थे। अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन ऐसे शासक थे, कौन कौन ऐसे शासक है जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? बहलोल लोधी और फिरोज शाह। बहलोल लोधी और फिरोज शाह। कौन अपने सरदार को मकसद अली कहकर पुकार? बहलोल नामक सिक्का का प्रचलन किसने किया? बहलोल सिक्का किस धातु का था? किस धातु का था? चांदी। जौनपुर और ग्वालियर को जीतकर अपने साम्राज्य में कौन मिला है? बहलोल लोधी। लू लगने के कारण किसका निधन हो गया? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन बना? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? निजाम था। सिकंदर लोधी का मूल नाम? सिकंदर लोधी का मूल नाम? आगरा नामक शहर को किसने बसाया? किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने बसाया, समझिए, सिकंदर लोधी ने बसाया। और इसके बाद आगे बताइएगा कि आगरा को अपनी राजधानी कौन बनाया था? मुस्लिमों के मुहर्रम पर तजिया निकालने की प्रथा पर यमुना नदी पर हिंदुओं के बाल कटवाने प्रतिबंध कौन लगवाया था? गज सिकंदरी से भूमि की पैमाइश किसने करवाई? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने करवाई। और इसके बाद गले की बीमारी के कारण किसका निधन हुआ? सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी कौन बना? इब्राहिम लोधी। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी किसने पराजित? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ है। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर। कौन ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध भूमि में मारा गया? पानीपत के प्रथम युद्ध ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर किस वंश के शासन को? कौन वंश? मुगल वंश के शासन को स्थापित किया। ठीक है, आगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था जो है अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जहां तक क्लास का बात है, तो जो क्लास है इतिहास का क्लास इससे आगे 3 नवंबर से चलेगा। ठीक है, इतिहास का क्लास इससे आगे 3 नवंबर से चलेगा। कल से आपका क्लास सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी का चलेगा और 12 बजे से क्लास चलेगा। सिर्फ आपका क्लास 12 से 2 है, उसके ना पहले कोई क्लास है ना उसके बाद कोई क्लास है। ठीक है, चलिए इससे आगे अभी जो है अभी 15 से 20 मिनट का गैप दे रहे हैं और फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटी जहां तक पढ़ाए हैं उससे आगे पॉलिटी पढ़ाएंगे। 10 से 15 मिनट का गैप है, अपना जाइए, फ्रेश हो जाइए, जो करना है अपना कीजिए। ठीक है, गाली सुन करके कौन पढ़ाएगा?